नमस्कार प्यारे दोस्तों, मंतव्यम संस्थान के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत। तो आज अपन सिंचाई टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि जेट, सुपरवाइजर और सीयूटी में बहुत वेटेज रखता है। तो आज अपन सिंचाई के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सिंचाई किसे कहते हैं, सिंचाई के प्रकारों के बारे में, ये सब के बारे में आज अपन डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो मैं बात करता हूँ सिंचाई की, इरिगेशन की। तो इरिगेशन की अगर परिभाषा की बात करूँ, मैं सिंचाई की परिभाषा की बात करूँ तो सिंचाई की परिभाषा होती है पौधे को उसकी आवश्यकता के अनुसार देने की क्रिया। पौधे की अगर अपन डेफिनेशन की बात करें तो सिंचाई की दो या सिंचाई कहलाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे सिंचाई का वर्गीकरण। किसकी बात कर लेते हैं? सिंचाई का वर्गीकरण। सिंचाई का वर्गीकरण। तो सिंचाई कितने प्रकार की होती है? तो मूलतः जो सिंचाई के प्रकार है वो है 5। तो उनके बारे में अपन देखते हैं सिंचाई कितने प्रकार की है। तो मूलतः सिंचाई कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। उनमें से पहला है सतह विधि, दूसरा है अधोसतह विधि, तीसरा है फव्वारा विधि, जिसको अपन स्प्रिंकलर के नाम से भी जानते हैं, स्प्रिंकलर के नाम से भी जाना जाता है। और चौथा है अपना बूंद बूंद विधि, और इसे अपन ड्रिप के नाम से भी जानते हैं, ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप सिंचाई। तो ये मूलतः 4 प्रकार हैं। अन्य प्रकारों में भी बात करेंगे, अन्य प्रकार भी हैं इसके, जैसे बबलर, कैविलिगेशन, इनोवेल, ये सारे किसके प्रकार है? सिंचाई के प्रकार है। लेकिन पहले बात करते हैं अपन सतह विधि। तो सतह विधि के अंदर कौन कौन सी विधियां आती हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो सतह विधि के अंदर पहला आता है प्रवाह विधि, दूसरा आता है क्यारी विधि। प्रवाह विधि को खुली सिंचाई भी कहा जाता है। प्रवाह विधि को खुली सिंचाई भी कहा जाता है। क्यारी विधि को चौकाकार विधि भी कहा जाता है। और तीसरी आती है अपनी थाला विधि। पांचवी है बलय विधि। और इसी में एक आती है जिसका नाम है कुंड विधि, कुंड, या मैं बोल सकता हूं खाई विधि। बलय विधि को रिंग विधि भी कहा जाता है, अंगूठी विधि, रिंग या अंगूठी विधि। बलय विधि को रिंग या अंगूठी विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो सतह जो है, सतह विधि कितने प्रकार की होती है? सतह विधि में पहला आता है प्रवाह विधि, दूसरा है क्यारी विधि, तीसरा है थाला विधि, चौथा बलय और पांचवा है कुंड या खाई विधि। ये 5 विधि सतह विधि के अंतर्गत आती है। अगला बात करते हैं अपन अधोसतह विधि की। तो अधोसतह विधि जो है वो भारत में उपयोग नहीं किया जाता है। अधोसतह विधि का उपयोग भारत में नहीं होता है। अधोसतह विधि का उपयोग भारत में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसके अंतर्गत क्या होता है, खेत की ऊपरी सतह के अलावा निचली सतह से क्या क्यारियां बनाकर टाइल्स के द्वारा पानी दिया जाता है। तो इस विधि का उपयोग भारत में नहीं किया जाता है। इस विधि का उपयोग कहाँ किया जाता है? इजराइल के अंदर। कहाँ किया जाता है? इजराइल के अंदर इस विधि का उपयोग किया जाता है। तो इसके बारे में अपने को सिर्फ एक पॉइंट ध्यान रखना है कि अधोसतह विधि का उपयोग भारत के
भारत के अंदर नहीं किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इजराइल में किया जाता है। आगे बात करते हैं अपन बूंद बूंद विधि की। बूंद बूंद विधि, तो बूंद बूंद विधि की बात करता हूं तो बूंद बूंद विधि है, इससे सबसे ज्यादा पानी की बचत की जाती है। लगभग 80 से 90% क्या होता है? इससे पानी की बचत होती है। 80 से 90% पानी की बचत की जाती है। किससे? बूंद बूंद विधि से पानी की बचत होती है। और मैं बात करूं इसके अंतर्गत बूंद बूंद विधि के अंदर दूसरा पॉइंट है, तो इसका उपयोग फल वृक्षों की खेती के लिए किया जाता है। इसका उपयोग फल वृक्षों की खेती के लिए किया जाता है। खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। बूंद बूंद विधि का जो है उपयोग अधिकतर फल वृक्षों की खेती के लिए किया जाता है। इससे सबसे ज्यादा पानी की बचत होती है और इससे जो पानी की जो बचत होती है वो कैविलिगेशन के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? कैविलिगेशन एक प्रक्रिया होती है, कैविलिगेशन के द्वारा। अब ये कैविलिगेशन क्या है मैं बताऊंगा आपको। कैविलिगेशन के द्वारा बूंद बूंद सिंचाई के अंतर्गत क्या होता है? पानी की बचत होती है। इससे क्या होता है? सतह जो है वो पानी का एब्जॉर्बेशन ज्यादा करती है। उस विधि को अपन क्या बोलते हैं? कैविलिगेशन बोलते हैं। तो कैविलिगेशन के द्वारा क्या होती है? सतह पानी का अवशोषण करती है और बूंद बूंद विधि के द्वारा करती है। आगे बात करें अपन बूंद बूंद विधि का हृदय। किसकी बात करें? बूंद बूंद विधि का हृदय। तो बूंद बूंद विधि का हृदय जो है, बूंद बूंद विधि का हृदय ईमीटर या ड्रिपर को बोला जाता है। ईमीटर या ड्रिपर को कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन फव्वारा विधि, स्प्रिंकलर विधि के बारे में अपन देखते हैं। नेक्स्ट है अपना फव्वारा विधि। जिसे अपन स्प्रिंकलर के नाम से ही जानते हैं। तो फव्वारा विधि से जो पानी की बचत होती है वो कितनी होती है? 60 से 70% क्या होती है? पानी की बचत होती है। किससे? फव्वारा विधि से पानी की बचत। और इसका उपयोग रेतीली मृदाओं में नहीं किया जाता है। इसका उपयोग रेतीली मृदाओं में नहीं होता है। और इसका उपयोग अधिक हवा वाले क्षेत्रों में नहीं होता है। इसके उपयोग से पौधों में रोग स्थानांतरण की समस्या हो जाती है। पौधे में रोग स्थानांतरण की समस्या हो जाती है। इसलिए इसे फल वृक्षों के लिए उपयुक्त विधि नहीं माना जाता है। अगर आपको क्वेश्चन आए कि फल वृक्षों के लिए सिंचाई की कौन सी विधि उपयुक्त है, तो वहां आपका आंसर जाएगा बूंद बूंद विधि। अगर बूंद बूंद विधि ऑप्शन में नहीं है तो अपन वहां कर सकते हैं बले विधि, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। बले विधि क्या होती है, चौकाकार विधि क्या होती है, उन सब के बारे में पढ़ाऊंगा। तो ये सारे पॉइंट थे किसके बारे में? फव्वारा विधि, स्प्रिंकलर विधि। इससे पानी की जो बचत होती है वो होती है 60 से 70% पानी की बचत होती है। इसका उपयोग रेतीली मृदाओं में नहीं किया जाता है तथा इसका उपयोग अधिक हवा जहां चल रही है वहां पे भी इसका उपयोग नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि अधिक हवा वाले क्षेत्रों में पानी जो है, जो फव्वारा आएगा तो फव्वारा पानी हवा के साथ में क्या होगा? उड़ जाएगा
और इससे रोग एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलने की क्या होती है, आशंका होती है, इसलिए इसको फल वृक्षों के लिए उपयुक्त नहीं माना गया है। अब अपन बात करते हैं सतह विधि के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? सतह विधि के बारे में। सतह विधि, जिसको सरफेस मेथड भी कहा जाता है, सरफेस मेथड। तो सरफेस विधि की बात करते हैं। सरफेस विधि में क्या है? तो सरफेस विधि के अंतर्गत अपन पहला पढ़ते हैं प्रवाह विधि। कौन सा? प्रवाह विधि। प्रवाह विधि, या इसे अपन ये बोलते हैं खुला सिंचाई। खुला सिंचाई। इसका जो प्रवाह विधि का उपयोग है, सर्वाधिक प्रवाह विधि का उपयोग, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है यहां पे, सर्वाधिक प्रवाह विधि का उपयोग धान के खेत में किया जाता है। धान के खेत में किया जाता है। तो सर्वाधिक जो प्रवाह विधि है उसका उपयोग किस में किया जाता है? धान के खेत में किया जाता है। इंपॉर्टेंट, क्योंकि धान का जो खेत होता है उसमें पानी की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। और धान की जो पानी की दक्षता होती है वो होती है 1500 से 2500। कितनी होती है? 1500 से 2500। तो इतनी क्या है वहां पे जल की आवश्यकता होती है। तो 1500 से 2500 जो है वो धान की जल की आवश्यकता होती है। तो इसलिए धान जो है वो कहाँ, जल, जहां पे जल भरा होता है, जलमग्न क्षेत्रों में ही उगाया जाता है। और सबसे ज्यादा प्रवाह विधि का उपयोग कहाँ किया जाता है? धान के खेत में किया जाता है। प्रवाह विधि क्या होती है? इसके अंतर्गत कोई खेत के अंदर कोई भी क्यारी या कोई मेड़ नहीं बनाई जाती है। खेत के अंतर्गत सीधा पानी को प्रवाह रूप में क्या होता है? बहा जाता है, भरा जाता है खेत को। तो इस विधि का उपयोग सबसे ज्यादा किस में किया जाता है? धान में। और अगर धान ऑप्शन में नहीं आया तो किस में किया जाता है? गन्ना में। किस में किया जाता है? गन्ना में। तो गन्ने की सिंचाई होती है कितनी? सिंचाई दक्षता होती है 1000 से 2500। कितनी होती है? 1000 से 2500 होती है गन्ने की। क्यों? अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि 1000 से 2500, तो गन्ने की सर्वाधिक सिंचाई दक्षता होनी चाहिए, पानी की दक्षता होनी चाहिए, लेकिन होती नहीं, क्योंकि गन्ना जो है वो 3 साल तक लगातार पानी लेता रहता है, लेकिन जो धान जो है वो 1 साल में ही क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है। तो इसलिए जल उपयोग दक्षता सबसे ज्यादा किसकी होती है? धान की होती है। सिंचाई की दक्षता कितनी होती है? 1500 से 2500। और गन्ने कितनी होती है? 1000 से 2500। फिर बात करते हैं अपन नेक्स्ट, दूसरा आता है अपना कौन सा? क्यारी विधि। किसकी बात करते हैं? क्यारी विधि की। तो क्यारी विधि को अपन किसके नाम से भी जानते हैं? चौकाकार विधि के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? चौकाकार विधि। क्यारी विधि का उपयोग मेनली जो है मुख्यतः किस में किया जाता है? मुख्यतः तो गेहूं के अंदर किया जाता है। मुख्यतः गेहूं में किया जाता है। क्यारी विधि का उपयोग मुख्यतः कौन सी फसल में किया जाता है? गेहूं के अंतर्गत किया जाता है। अब इसके अंतर्गत होता क्या है? जैसे मान लो ये अपना फील्ड है और इस फील्ड के अंदर अपन क्या करेंगे? खेत है, और खेत के अंदर अपन क्या बना देते हैं? क्यारी बना देते हैं। क्या बना देते हैं? क्यारी बना देते हैं। तो इस विधि का उपयोग मुख्यतः कौन सी फसल में किया जाता है? गेहूं के अंतर्गत किया जाता है। तो जैसे अपने ये जो इससे क्या आएगा? पानी आएगा अपने खेत के अंतर्गत, और पानी जब आएगा तो पानी जो है वो क्या होता है? इन क्यारियों को इस प्रकार से प्रोवाइड होता है। तो इस विधि का उपयोग कौन सी किस में किया जाता है? मुख्यतः तो गेहूं के अंदर किया जाता है, लेकिन अपन बेसिकली नॉर्मली जौ वगैरह ये बोते हैं उनके अंदर भी अपन क्या करते हैं? क्यारी विधि का उपयोग। सरसों में भी आजकल क्यारी विधि का उपयोग करने लग गए, चने के अंदर भी क्यारी विधि का उपयोग होता है। तो इनका उपयोग मुख्यतः गेहूं में। अगर आपको ऑप्शन आए चौकाकार विधि का उपयोग मुख्यतः किसमें किया जाता है, तो मुख्यतः में आंसर जाएगा गेहूं। वहां ऑप्शन में आपको दिया जाएगा गेहूं, चना, सरसों, तो वहां आपका आंसर क्या जाना चाहिए? गेहूं। लेकिन गेहूं ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या कर सकते हो? चना भी कर सकते हो, सरसों भी कर सकते हो, इनमें भी इनका उपयोग किया जा रहा है। आगे बात करते हैं अपन थाला विधि की। किसकी बात कर लेते हैं? थाला विधि की। तीसरा आता है कौन सा? थाला विधि। तो थाला विधि, इसका उपयोग उद्यान फसलों में किया जाता है। इसका उपयोग बगीचों में, इसका उपयोग बगीचों तथा उद्यानों में किया जाता है।
थाला विधि का उपयोग बगीचों में किया जाता है। कैसे किया जाता है? जैसे अपन क्या करते हैं, कोई पौधा बोते हैं बगीचे के अंदर, तो अपन एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी क्या रखते हैं, फिक्स रखते हैं। वहां पे क्या होती है, फिक्स होती है। और फिर उनके पौधों के मध्य में क्या बनाए जाते हैं, थाले बनाए जाते हैं, जिससे क्या होता है, उनको पानी दिया जाता है। तो इस विधि का उपयोग मुख्यतः कहाँ किया जाता है, उद्यान फसलों में या बगीचों में किया जाता है। मान लो अपने पास में एक पौधा इधर लगा दिया, एक पौधा इधर लगा दिया और एक पौधा इधर लगा दिया, और इस प्रकार के अपन ने क्या बना लिए, थाले बना लिए, मतलब कुंड बना लिए, थाले बना लिए उनके चारों ओर। तो थाला विधि का उपयोग बगीचों में किया जाता है। अब जैसे मान लो यहाँ से अपन पानी प्रोवाइड कराते हैं इनको, तो पानी जाएगा पहले इस थाले के अंदर भरेगा, और इस थाले से फिर जाएगा दूसरे थाले के अंतर्गत, और दूसरे थाले से जाएगा तीसरे थाले के अंतर्गत। तो इस प्रकार से क्या होता है, पहले पहला थाला बनता है, फिर पहले भरने के बाद फिर दूसरे में ट्रांसफर होता है, दूसरा भरने के बाद तीसरे में ट्रांसफर होता है। तो इस प्रकार से पानी क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन यह विधि उपयुक्त नहीं मानी गई है। क्यों नहीं मानी गई? क्योंकि इससे रोग स्थानांतर होने की समस्या रहती है। जैसे मान लो अगर ये पौधा है, ये पौधे के अंतर्गत क्या कोई रोग है, तो यह रोग क्या होगा, पानी के कांटेक्ट में आएगा, और कांटेक्ट में आने के बाद में क्या होगा, नेक्स्ट पौधे में क्या होगा, चला जाएगा। तो यह विधि को उपयुक्त नहीं माना गया। क्यों नहीं माना गया? क्योंकि इससे रोग स्थानांतर होने की समस्या रहती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन बलय विधि। कौन सा? बलय विधि। चौथा है अपना बलय विधि। बलय विधि को रिंग या अंगूठी विधि के नाम से भी जाना जाता है। रिंग या अंगूठी विधि भी कहते हैं। तो बलय विधि को रिंग या अंगूठी विधि के नाम से भी जाना था। सेम थाला की ही कॉपी है कौन सी विधि? बलय विधि। अब इसके अंतर्गत थोड़ा सा चेंजमेंट होगा बस। सेम थाले बनाए जाएंगे, लेकिन इसके अंतर्गत क्या होगा, जैसे ये पौधा है तो पौधे के चारों ओर क्या लगाई जाएगी, एक बलय लगाई जाएगी, जिसको अपन रिंग भी बोलते हैं। जैसे अपन उंगली में पहनते हैं तो पौधे के चारों ओर क्या लगा देते हैं, एक बलय लगा देते हैं, एक रिंग जैसी संरचना बना देते हैं, जिससे क्या होता है, रोगों का स्थानांतरण आसानी से नहीं होता है। अब जैसे मान लो यहाँ पे पानी गया पहले पौधे के अंतर्गत, पहले पौधे में पहले थाले भरा फुल पानी से, और भरने के बाद में कहाँ हो गया, नेक्स्ट थाले के अंदर गया, और नेक्स्ट से फिर कहाँ चला गया, तीसरे थाले के अंतर्गत चला गया। तो इससे क्या होगा, ये जो लेयर जो अपन ने बनाई है, रिंग जो बनाई है, बलय जो बनाई है, तो इस बलय से क्या होगा, इस पौधे के अंतर्गत जो भी रोग है वो आगे नेक्स्ट पौधे में क्या नहीं होगा, ट्रांसफर नहीं होगा। तो इसलिए इसे फल वृक्षों के लिए उपयुक्त विधि माना गया। अब यहाँ से ध्यान में रखना है कि फल वृक्षों के लिए उपयुक्त विधि, ऑप्शन में अगर बलय और बूंद बूंद हो तो वहां आपका आंसर जाना चाहिए क्या, बूंद बूंद विधि। लेकिन ऑप्शन में अगर बलय विधि है, बूंद बूंद नहीं है, तो वहां आंसर क्या जाएगा, बलय जाएगा। तो मैं आपको एक क्वेश्चन भी लिखा देता हूं, तो क्वेश्चन लिख लो। फल वृक्षों के लिए सिंचाई की उपयुक्त विधि है। तो फल वृक्षों के लिए सिंचाई की उपयुक्त विधि है, ऑप्शन लिख लो, बलय विधि। दूसरा ऑप्शन आ जाएगा बूंद बूंद विधि। तीसरा ऑप्शन आ जाएगा फवारा विधि। और चौथा ऑप्शन आ जाएगा नन, कोई नहीं। तो यहां पे अपन ने क्वेश्चन लिखा, और क्वेश्चन लिखा है कि फल वृक्षों के लिए सिंचाई की उपयुक्त विधि कौन सी है। तो फल वृक्षों के लिए पहला ऑप्शन है अपना बलय विधि, दूसरा है बूंद बूंद विधि, तीसरा है फवारा विधि, और चौथा है नन। अब देखो यहाँ पे दोनों आ रही है, बलय विधि और बूंद बूंद विधि भी आ रही है। तो अपने को यहाँ आंसर क्या करना है, बूंद बूंद विधि। तो फल वृक्षों के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है, बूंद बूंद विधि है। ध्यान में रखना, उपयुक्त अगर पूछे और ऑप्शन में दोनों हो, बलय और बूंद बूंद हो, तो वहां आंसर क्या जाएगा आपका, बूंद बूंद जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में बूंद बूंद नहीं, तो वहां आंसर क्या जाएगा आपका, बलय विधि जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ध्यान रखना है ये। तो आगे बात कर लेते हैं अपन सिंचाई के स्रोत के बारे में, कि सिंचाई के स्रोत क्या है। तो आगे अपना टॉपिक है सिंचाई के स्रोत।
तो मैं बात करूं भारत में मुख्यतः सिंचाई 3 स्रोतों द्वारा होती है। कितने स्रोतों द्वारा होती है? 3 स्रोतों द्वारा। पहला है तालाबों द्वारा, दूसरा है नलकूपों द्वारा, तीसरा है कुएं द्वारा। तीसरा कुएं द्वारा और चौथा है नहरों द्वारा। तो मेनली तो जो सिंचाई है वो कितने तीन प्रकार से होती है भारत में, तालाबों द्वारा, नलकूपों द्वारा, कुएं द्वारा और नहरों द्वारा। लेकिन नलकूप और कुएं दोनों एक ही में आते हैं, ये जरूर ध्यान रखना। मैंने यहाँ अलग अलग लिख दिए, लेकिन नलकूप तथा कुएं दोनों एक ही प्रकार है। तो मेनली 3 प्रकार, तालाबों द्वारा, नलकूपों द्वारा, कुएं द्वारा और नहरों द्वारा। बात कर लेते हैं तालाबों द्वारा। तो तालाबों द्वारा जो सिंचाई होती है, तालाबों द्वारा सिंचाई भारत में भीलवाड़ा और नलकूपों तथा नहरों द्वारा नलकूपों तथा कुएं द्वारा सिंचाई भारत में झुंझुनू, और नहरों द्वारा जो सिंचाई होती है वो होती है भारत में पंजाब तथा हरियाणा। तो नहरों द्वारा सिंचाई कहाँ होती है? भारत में पंजाब तथा हरियाणा के अंतर्गत होती है। और नलकूप और कुएं द्वारा झुंझुनू के अंदर, और तालाबों द्वारा कहाँ पे? भीलवाड़ा के अंदर क्या होती है? सिंचाई होती है। यहाँ पे आप लिख देना राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचाई। तो राजस्थान में जो नहरों द्वारा सिंचाई है वो गंगानगर व हनुमानगढ़। तो नहरों द्वारा सिंचाई गंगानगर और हनुमानगढ़ राजस्थान के अंतर्गत होती है। भारत में पंजाब और हरियाणा के अंतर्गत होती है। तो गाइस ये है अपना सिंचाई के स्रोत। इस प्रकार से आगे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। तो गाइस हमसे जुड़े रहें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के